कभी सोचा है कि भारी भरकम स्कूल बैग की पतली सी पट्टियां कंधों में क्यों गड़ने लगती हैं, जबकि चौड़ी पट्टियों वाला बैग उतना ही भारी होने पर भी ज्यादा आरामदायक लगता है? या फिर ये कैसे होता है कि तेज हवाएं घरों की छतों को कागज की तरह उड़ा ले जाती हैं? इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही अदृश्य शक्ति में छिपा हुआ है, और वो है दबाव। तो चलिए आज हम दबाव, हवा, तूफान और चक्रवात के पीछे के विज्ञान को परत दर परत समझते हैं। चलिए इसी रोजमर्रा के सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। हम सबने इसे कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। वजन तो देखिए, दोनों बैग में एकदम बराबर है, फिर भी एक कंधों पर ज्यादा बोझ डालता है। तो इसका असली राज वजन में नहीं बल्कि इस बात में छिपा है कि वो वजन कितनी जगह पर फैल रहा है। आप जरा इस तुलना को देखिए। जब पट्टियां संकरी होती हैं तो बैग का सारा बल, मतलब पूरा वजन, कंधे के एक बहुत छोटे से हिस्से पर आकर टिक जाता है, और बस इसी को कहते हैं हाई प्रेशर या उच्च दबाव। लेकिन जैसे ही पट्टियां चौड़ी होती हैं, वही बल एक बड़े एरिया में, एक बड़े क्षेत्रफल में बढ़ जाता है, जिससे हर एक पॉइंट पर कम दबाव पड़ता है। यही आराम और दर्द के बीच का असल फर्क है। तो विज्ञान की भाषा में कहें तो दबाव का मतलब सिर्फ बल या फोर्स नहीं होता। ये असल में इस बात का हिसाब है कि कोई बल कितनी जगह पर फैला हुआ है। इसका फॉर्मूला एकदम सीधा साधा है। दबाव बराबर होता है बल जिसे भाग दिया गया है क्षेत्रफल से। इसका मतलब भी बिल्कुल साफ है। अगर आप उतना ही बल कम क्षेत्रफल पर लगाएंगे तो दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने बैग जैसे ठोस यानी सॉलिड का उदाहरण तो समझ लिया, पर क्या पानी जैसे तरल पदार्थों यानी लिक्विड्स पर भी यही नियम लागू होता है? ये जानना जरूरी है, क्योंकि तरल का दबाव थोड़ा अलग, जरा हटके तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं कैसे। ये प्रयोग बहुत कुछ साफ कर देता है। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पास दो पाइप हैं, एक पतला और एक चौड़ा। चौड़े पाइप में जाहिर सी बात है कि ज्यादा पानी आएगा, लेकिन हम दोनों में पानी एक बराबर ऊंचाई तक भरते हैं। और पता क्या होता है? हैरानी की बात यह है कि दोनों पाइप के नीचे लगे गुब्बारे बिल्कुल बराबर फूलते हैं। इससे ये साबित होता है कि तरल का दबाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बर्तन में कुल कितना पानी है, बल्कि इस बात पर कि उस बिंदु के ऊपर पानी की ऊंचाई, मतलब गहराई कितनी है। और इस सिद्धांत का सबसे शानदार जीता जागता उदाहरण है हमारे विशाल बांध यानी डैम्स। नदी की गहराई में पानी का दबाव सतह के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे के पानी पर अपने ऊपर मौजूद सारे पानी का वजन होता है। इसी जबरदस्त दबाव को झेलने के लिए बांध की नींव और उसका निचला हिस्सा ऊपर के मुकाबले बहुत ज्यादा मोटा और मजबूत बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें हर पल घेरे हुए है, जिसमें हम सांस लेते हैं पर जिसे हम देख नहीं सकते। हवा। क्या हवा का भी वजन होता है? क्या ये हवा का समुद्र हम पर कोई दबाव डालता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। इस नंबर को देखिए, 22-25 किलोग्राम। ये लगभग 3 लोगों के वजन के बराबर है। जरा सोचिए, ये वजन किस चीज का हो सकता है? यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। हमारे सिर के ऊपर से लेकर अंतरिक्ष की सीमा तक हवा का एक पूरा का पूरा कॉलम है, और उसका वजन होता है। सिर्फ एक 15 गुणा 15 सेंटीमीटर के छोटे से हिस्से पर ही हवा लगभग 225 किलो के बराबर बल डालती है। इसे ही वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये सवाल मन में आना तो लाजमी है, भाई अगर हमारे ऊपर हर समय इतना भारी वजन है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते? हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? इसका जवाब है संतुलन, यानी कि बैलेंस। देखिए, हवा हम पर हर दिशा से दबाव डालती है, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, हर तरफ से। और ठीक उसी समय हमारे शरीर के अंदर मौजूद हवा और तरल पदार्थ, जैसे कि हमारा खून, बाहर की ओर उतना ही दबाव डालते हैं। ये अंदर का और बाहर का दबाव एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, और बस इसी वजह से हम इस विशाल वजन को महसूस तक नहीं कर पाते। अच्छा, अब जब हम दबाव समझ चुके हैं तो हवा को समझना बहुत आसान हो जाता है। हवा असल में और कुछ नहीं बल्कि प्रकृति की संतुलन बनाने की एक कोशिश है। जब किसी जगह हवा का दबाव ज्यादा होता है और किसी दूसरी जगह कम, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की ओर भागती है। हवा के इसी बहाव को हम पवन या विंड कहते हैं।
इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है समुद्री और जमीनी हवा। दिन में क्या होता है, सूरज की गर्मी से जमीन पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। गर्म जमीन के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे वहां निम्न दबाव यानी लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। अब उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी और भारी हवा, जो कि हाई प्रेशर पर होती है, जमीन की ओर बहने लगती है। और रात में ये पूरी कहानी पलट जाती है, क्योंकि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र गर्म रहता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। जब हवा बहुत तेज गति से बहती है तो उस जगह पर उसका दबाव कम हो जाता है। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन मौसम की सबसे शक्तिशाली घटनाओं को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए तूफान में बहुत तेज हवा घर की छत के ऊपर से गुजर रही है, तो वो अपने नीचे यानी छत के ठीक ऊपर एक लो प्रेशर का एरिया बना देती है। लेकिन घर के अंदर की हवा तो शांत है और उसका दबाव सामान्य है, यानी बाहर से ज्यादा है। दबाव का ये अंतर एक जबरदस्त खिंचाव पैदा करता है, जो छत को नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है और उसे उखाड़ फेंकता है। तो एक आंधी तूफान आखिर बनता कैसे है? ये सब गर्म और नम हवा से शुरू होता है, जो किसी इंजन के ईंधन की तरह है। जब ये हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है तो नीचे एक खालीपन यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी भारी हवा तेजी से दौड़ती है। हवा का ये ऊपर और अंदर की ओर का शक्तिशाली चक्र ही विशाल तूफानी बादल बनाता है। हवा और बारिश तो समझ में आ गई, लेकिन तूफान को उसका वो डरावना और शानदार रूप बिजली की कड़क और बादलों की गरज से ही तो मिलता है। तो इसके पीछे का विज्ञान है स्थैतिक बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तूफानी बादलों के अंदर हवा के जबरदस्त बहाव के कारण पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते और रगड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारे को सिर पर रगड़ने से उसमें चार्ज आ जाता है, इन कणों में भी चार्ज पैदा हो जाता है। हल्के पॉजिटिव चार्ज वाले कण ऊपर चले जाते हैं और भारी नेगेटिव चार्ज वाले कण नीचे जमा हो जाते हैं। और जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रकृति उसे बैलेंस करने के लिए एक विशाल बिजली की चिंगारी छोड़ती है, जिसे हम बिजली गिरना कहते हैं। और गरज क्या है? अरे, एक बिजली का बोल्ट सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। ये अपने रास्ते में आने वाली हवा को एक पल में इतनी तेजी से गर्म करता है कि हवा में एक विस्फोट सा हो जाता है और वो फैलती है। हवा के इस अचानक फैलने से जो शॉक वेव पैदा होती है, उसी की आवाज को हम गरज के रूप में सुनते हैं। तो हमने एक आंधी तूफान को समझ लिया, लेकिन सोचिए क्या होता है जब यही तूफान बनाने वाला इंजन किसी गर्म समुद्र के ऊपर और भी विशाल पैमाने पर काम करने लगे और पृथ्वी के घूमने के कारण उसमें एक घुमाव भी आ जाए। तब जन्म होता है प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक का, यानी चक्रवात। चक्रवात बनने के लिए गर्म समुद्री पानी पेट्रोल का काम करता है। यह पानी हवा को गर्म और नम बनाता है, जो तेजी से ऊपर उठती है। जब यह नम हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ये बहुत सारी गर्मी छोड़ती है, जो तूफान को और ज्यादा ताकत देती है। इससे एक बहुत शक्तिशाली कम दबाव का केंद्र बनता है और यहीं पर एंट्री होती है हमारी धरती के घूमने की, जिसके कारण इस केंद्र की ओर आने वाली हवा सीधी ना आकर घूमने लगती है और देखते ही देखते एक विशाल घूमता हुआ तूफान बन जाता है। हर चक्रवात के दिल में एक शांत इलाका होता है, जिसे आंख यानी आई कहते हैं। यहाँ हवा शांत और आसमान अक्सर साफ होता है, क्योंकि यहाँ हवा ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर आ रही होती है। लेकिन इस शांति से धोखा मत खाइएगा। सबसे खतरनाक और विनाशकारी हवाएं और मूसलाधार बारिश इसी आंख के ठीक बाहर आई वॉल नाम की बादलों की दीवार में होती हैं। चक्रवात अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी होते हैं। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं, जो किसी रेसिंग कार से भी तेज हैं, सब कुछ उड़ा सकती हैं। ये समुद्र के पानी की 12 मीटर यानी 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची दीवार को जमीन पर धकेल सकती हैं। इनकी मूसलाधार बारिश से भयानक बाढ़ आती है। यही कारण है कि इन्हें ट्रैक करना और समय पर चेतावनी देना हजारों जानें बचाता है। तो हमने देखा कि कैसे दबाव का एक छोटा सा अंतर एक ठंडी हवा का झोंका लाता है और एक बहुत बड़ा अंतर एक विशालकाय चक्रवात बना सकता है।
यह प्रकृति की एक मूलभूत शक्ति है जो हमारे ग्रह पर जीवन और मौसम को आकार देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हवा के बहाव की इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल हम और किन रचनात्मक कामों के लिए कर सकते हैं।